और फिर आर्टिकल 14 में कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में कहा कोई भेदभाव नहीं करना, 16 में कहा सबको समान अवसर देना, आर्टिकल 17 में कहा छुआछूत नहीं करना। छुआछूत का मतलब ये हुआ, ये आर्टिकल 17 केवल हिंदुओं के लिए थोड़ी है। अगर शमशान में अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण बनिया यादव पंडित सब जा सकते हैं, तो कब्रिस्तान भी सबकी एक ही होनी चाहिए। अगर हिंदुओं के मंदिर में कोई छुआछूत नहीं होगा, तो यानी मस्जिद में भी कोई छुआछूत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा सिया की मस्जिद अलग होगी, सुन्नी की मस्जिद अलग होगी, अहमदिया की मस्जिद अलग होगी ना। आर्टिकल 17 को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, किसी भी तरीके के छुआछूत, ये थोड़ी लिखा हुआ है कि हिंदुओं में कोई छुआछूत नहीं होगा। हमने आर्टिकल 17 को केवल यह मान लिया कि तो बस दलितों के लिए बना, ना भैया, छुआछूत विरोध कर रहा। आर्टिकल 21 कहता है कि सबको एक समान न्याय मिलेगा। 21 कहता है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। 23 कहता है बच्चों का शारीरिक शोषण नहीं होगा। बच्चों का शारीरिक शोषण नहीं होगा, लेकिन भारत में मुताह और मिस्यार तो चल रहा है। मुताह भी शारीरिक शोषण है, मिस्यार भी शारीरिक शोषण है। आर्टिकल 14 कहता है 14 साल से पहले किसी को नौकरी पे नहीं देंगे। अब सोचिए, 14 साल से पहले किसी को नौकरी पे नहीं देंगे, संविधान कह रहा है नौकरी पे नहीं रखेंगे, लेकिन 14 साल पहले आप शादी कर सकते हैं। ये क्या मतलब? एक तरफ संविधान कह रहा है शारीरिक शोषण नहीं करना, नौकरी नहीं देना, यानी बच्चे का संपूर्ण विकास हो, और दूसरी तरफ उसकी शादी की परमिशन। एक आर्टिकल 25 के बारे में इस देश के बुद्धिजीवियों के द्वारा बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है। आपने सुना होगा ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऐसी बात अभी पिछले 20 दिन से ओवैसी पर डे कर रहे हैं, लेकिन बीच मैंने देखा सिब्बल साहब ने भी किया है, चिदम्बरम साहब ने भी किया है। आर्टिकल 25 को देखिए, पढ़िए। वो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, अधर्म की नहीं। वो रीतियों की आजादी देता है, कुरीतियों की नहीं। वो प्रथा की आजादी देता है, कुप्रथा की नहीं। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, बोलने की आजादी है, गाली देने की आजादी थोड़ी है। आर्टिकल 25 आपको आर्टिकल 21 करा राइट टू लाइफ, हमें जीवन जीने का अधिकार है। हाँ, प्रेम करने का अधिकार है, पत्थर फेंकने का अधिकार थोड़ी है। आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे चर्चा नहीं होती वो है आर्टिकल 51A, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ध्यान रखिए, संविधान में 3 शब्द उपयोग होते हैं, मे, विल, शैल। जहां जस्ट एक ओपिनियन दी गई है वहां मे यूज होता है, जहां थोड़ा सा और फोर्स देते हैं उसमें विल यूज होता है, जहां नहीं आपको करना ही करना है वहां शैल यूज होता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल। ये देश के सभी नागरिकों की ड्यूटी है कि वो संविधान के को माने और इसके आइडियल्स को माने। आइडियल क्या है? जो प्रियम्बल में लिखा है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी। देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, कॉमन ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करें। सबसे इंपॉर्टेंट है टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। ऐसा कोई भी रीति रिवाज जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है उसको छोड़ दें। इट शैल बी द ड्यूटी, ये हम सबकी नागरिक ड्यूटी है, और ये हम सब के मतलब सब, केवल हिंदुओं की नहीं, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जैन, बुद्ध, सबकी ड्यूटी है। आर्टिकल 51A में सब बातें लिख दी गई, संविधान को मानना है, संविधान के आइडियल्स को मानना है, महिलाओं के खिलाफ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है, कोई ऐसी रीति है, कोई ऐसी प्रथा जो महिलाओं के खिलाफ है उसको छोड़ना है। लेकिन लास्ट में एक चीज छोड़ दिया कि जो इसको नहीं मानेगा उसका क्या होगा। बस इतना ही गड़बड़ है। यही काम सरकार को करना है। सब लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करेंगे, 16 कहते हैं सबको समान अवसर देंगे, 51 आर्टिकल 14 कहता है कॉमन सिविल कोड भी होना चाहिए, 51 में कहता है कि भाई हम तो संविधान को भी मानेंगे, नारियों का सम्मान करेंगे, नारी तू नारायणी का जो विचार है उसको भी मानेंगे। लेकिन
इसमें यह नहीं लिखा कि जो नहीं मानेगा उसका क्या होगा। जो नहीं मानेगा उसके लिए मेरी व्यक्तिगत राय है, उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए और उसका राइट टू वोट छीन लेना चाहिए। अब ये छोटे छोटे पेच लगाने से नहीं होगा कि नहीं नहीं वो कन्वर्ट हो गया तो उसका रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। जो कन्वर्ट हो गया उसकी नागरिकता क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए भाई? और क्यों खत्म होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी देश का संविधान वहां की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए होता है। अमेरिका का संविधान अमेरिकन कल्चर को आगे बढ़ाएगा, अरब का संविधान अरब के कल्चर को आगे बढ़ाएगा, फ्रांस का संविधान फ्रांस के कल्चर को आगे बढ़ाएगा। तो भारत का संविधान किसको बढ़ाएगा? भारतीय कल्चर को। भारतीय कल्चर क्या है? समता मूलक समाज की स्थापना, नारी तू नारायणी, और भारत की संस्कृति तो सर्वधर्म समभाव के अलावा यह भी है सठे साठ्यम, यह भी भारत का कल्चर है, यह भी भारत की संस्कृति है। धर्म की, जोर से बोलिए, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, यह भारत का कल्चर है, यह भारत की संस्कृति है। इसका मतलब यह संविधान कहता है कि सरकारें ऐसा काम करें जिससे धर्म की जय हो, सरकारें ऐसा काम करें जिससे अधर्म का नाश हो, सरकारें ऐसा काम करें जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, सरकारें ऐसा काम करें जिससे विश्व का कल्याण हो। इन चार वाक्यों में ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है वो है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। तो अधर्म को खत्म किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, और धर्म की स्थापना ही सरकार की ड्यूटी है, धर्म की स्थापना ही सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, धर्म की स्थापना ही न्यायपालिका की ड्यूटी है, कार्यपालिका की ड्यूटी है और विधायिका की ड्यूटी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां, इसका मतलब, और सारे जज, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 15 कोर्ट है, कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, जितने भी जज बैठेंगे वो 2 जज की बेंच हो, 3 जज की बेंच हो, 5 जज की बेंच हो, कुर्सी पे लिखा रहेगा यतो धर्मस्ततो। कुर्सी पे भी लिखा हुआ है, कोर्ट में सामने भी लिखा हुआ है, जो लोग कभी सुप्रीम कोर्ट गए होंगे उनको पता होगा, सामने भी लिखा हुआ है, जिससे जज साहब जब फैसला दे तो सामने दिखता रहे यतो धर्मस्ततो जय, कि धर्म की जय होनी चाहिए। हाई कोर्ट में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और संविधान के शेड्यूल 3 में हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद, विधायक, मंत्री शपथ लेते हैं। मोटा मोटा इन पांचों की शपथ एक है, यानी प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद, फिर इधर मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक, सब एक शपथ लेते हैं कि मैं इस संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। शेड्यूल 3 में ओथ है, बाद में आप लोग गूगल कर लेना। मैं इस संविधान के इथोस के अनुसार कार्य करूंगा, मैं इस संविधान में जितनी बातें लिखी हैं आगे की सभी नीतियां वैसे ही बनाऊंगा। आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दुर्भाग्यवश जो संविधान की शपथ ले रहे हैं उसी में बहुत सारे लोग मक्कारी कर रहे हैं, अपने शपथ के साथ मक्कारी कर रहे हैं। और यह शपथ कितनी महत्वपूर्ण है इसको समझिए। सांसद अपने लोकसभा से जीत भी जाए तो भी वो सांसद नहीं कहलाएगा जब तक इस शपथ को नहीं लेगा। एक व्यक्ति अपने विधानसभा से जीत भी गया
लेकिन तब तक वो विधायक नहीं कहलाएगा जब तक वो शपथ नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम किसी को जज बना भी दे, वो तब तक जज नहीं कहलाएगा जब तक वो शपथ। इसका मतलब शपथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक व्यक्ति 10 लाख वोटों से भी जीत जाए दत्ता जी, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट नहीं मिलेगा। इस ओथ को समझिए। दुर्भाग्यवश हमने ओथ को एकदम हल्का कर दिया, और जो व्यक्ति अपनी शपथ को नहीं फॉलो कर सकता, अपनी शपथ तोड़ दे, क्या उसको भारत का नागरिक रहने का अधिकार है क्या? जरा जोर से बोलिए। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में सिटीजनशिप को डिफाइन किया जाए। भारत में केवल पैदा होने के आधार पर अगर सिटीजनशिप मिलेगी तो याद रखिए चारागाह बन जाएगा और यहां अराजकता फैल जाएगी जैसी फैल रही है। अमेरिका में अगर आपके रिलेटिव हो, जरा पता करिएगा, 20 साल एकदम जूते घिस जाते हैं, तब जाके ग्रीन कार्ड मिलता है, तब जाके सिटीजनशिप मिलती है। ऐसा ही है, पता कर लीजिएगा। सिंगापुर में 10 से 15 साल लगता है, आपका पूरा कैरेक्टर चेक होता है, आपने कैसे काम किया है, कुछ गलत तो नहीं किया है, कोई कानून तो नहीं तोड़ा है, तब सिटीजनशिप मिलती है। हमारे यहां कोई भी आ रहा है, घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके घुसते हैं, बंगाल के बॉर्डर पे कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार बन जाता है। जब आधार बन गया, वो लेखपाल को 2000 रुपए दिया राशन कार्ड। जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ, आरटीओ ऑफिस में गए, 3000 रुपए दिया ड्राइविंग लाइसेंस। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक मित्र से मिले, उसको 500 रुपए दिया, बैंक में खाता, जनधन खाता। जब इलेक्शन आया, किसी सांसद विधायक को पकड़े, बोले साहब वोट आप ही को देंगे। बोले वोट दोगे पक्का? बोले हाँ। बोले ठीक है, हम तुम्हारा वोटर आईडी बनवा दे रहे हैं। 10 से 15,000 रुपए में बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आते हैं, भारतीय बन जाते हैं, और उसके बाद फ्री का राशन, फ्री का मकान, फ्री की माइनॉरिटी वाली स्कीम, कम से कम 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए का फायदा ले जाते हैं। और वो 10 लाख आप ही लोगों का है, किसी और का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो 10 लाख नहीं है, केवल और केवल आप लोगों का है, भारत के टैक्स पेयर का है। समाधान क्या है? समाधान यह है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या करप्शन है। हवाला की फंडिंग हो रही है, बैंक से फंडिंग आ रही है। आप लोग बाद में गूगल करना, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, एक मेरी पीआईएल चल रही है। आरबीआई को या तो पता नहीं है या पता है तो जानबूझ के उसके लोग झूठ बोल रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए बाहर से आ रहा है बैंक के जरिए, न वित्त मंत्रालय को समझ में आ रहा है, न आरबीआई को समझ में आ रहा है। एक सज्जन है, मेरे से बहुत ऑस्ट्रेलिया से पीछे पड़े थे, साहब फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो फोन पे समझाते थे, मुझे समझ नहीं आता कैसी फंडिंग हो रही है। वो कहते थे कि आरबीआई को समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आरबीआई को समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं उनको धन्यवाद दूंगा, नवल किशोर सिंह नाम है। देश के प्रति प्रेम सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हो गए, वहां सब कुछ हो गया है, लेकिन भारत माता से इतना प्यार है, 80,000 रुपए का टिकट कटवा के ऑस्ट्रेलिया से आए, एविडेंस लेके आए, 5-5 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3 बार खातों में डाले। हमने कहा एविडेंस लेके आना, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जानते हैं आप दत्ता साहब, आरटीजीएस के जरिए, एनईएफटी के जरिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, जबकि आरटीजीएस और एनईएफटी ये डोमेस्टिक टूल है, ये विदेशी टूल नहीं है। फॉरेन से अगर ट्रांजैक्शन हो तो उस पर आईएमटी लिखा होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, और 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है। मैं खुद भी दंग रह गया। मैंने पिटीशन फाइल किया, दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया, चीफ जस्टिस साहब बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा सर मुझे भी 6 महीने तक समझ में नहीं आया।
फिर मैंने उनको वो बैंक का स्टेटमेंट दिखाया कि नवल किशोर सिंह ने एक बार पैसा भेजा, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो बाकायदा उन्होंने किसी किसान नेता को ही भेजा और बोला जी इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है, बस इतना एक्स्ट्रा लगेगा, हो जाएगा। वहां से $5000 आया एक किसान नेता के खाते में और लिखा था RTGS। तो हमारा जो RBI का सॉफ्टवेयर है वो ये थोड़ी देखता है कौन भेजने वाला, वो सिंपल ये देखता है कोडिंग क्या है। NEFT है, RTGS है तो उसको डोमेस्टिक मान लेता है, IMT लिखा होता है तो उसको इंटरनेशनल मान लेता है। उस पूरे स्टेटमेंट में न नवल किशोर सिंह का नाम, न उनका पता, न AUD लिखा था। AUD का मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कुछ लिखा ही नहीं था। सिंपल $5000 कन्वर्ट करके शायद ₹35,000 कितना हुआ था, वो सीधे किसान नेता के खाते में जमा हो गया। अगली बार फिर उन्होंने भेजा, बोले इस बार हमको RTGS नहीं, हमको NEFT चाहिए। अगली बार NEFT से पैसा आ गया, फिर उन्होंने 5000 भेजा, बोले इस बार मेरा नाम भी चाहिए, मेरा पता भी चाहिए और इस पे AUD भी लिखा होना चाहिए और IMT भी लिखा होना चाहिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा होना चाहिए। तो वो भी आ गया। भारत को खोखला करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से और यूरोप से और अमेरिका से फंडिंग आ रही है। दुश्मन पावरफुल है, जब तक आप उसको भूखा नहीं रखोगे तब तक उससे युद्ध जीतना मुश्किल है। उदाहरण देता हूं, अभी खली आ जाए यहां पे और आप लोगों को चैलेंज कर दे हमसे कौन कुश्ती लड़ेगा, है कोई हाथ उठाएगा? है कोई हाथ उठाने वाला? खली को 30 दिन भूखा रखें और फिर खली आके बोले हमसे कोई लड़ेगा, कितने लोग हाथ उठाएंगे? हाथ उठा के दिखाइए। सारे तैयार? भैया दुश्मन को मारने के लिए रसद काटनी पड़ती है। दुश्मन को हराना है तो सामने से अटैक भी करो, बैक पीछे से जो उसका सपोर्ट सिस्टम उसको काटो। मैं एक PIL फाइल करता हूं, मेरे खिलाफ 10-10 PIL आती है। कहां से आती है? और बड़े बड़े दिग्गज वकील आते हैं, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, ऐसे लोग आके खड़े होते हैं। मेरी कन्वर्जन वाली PIL में 10 पिटीशन विरोध में आई। एक दिन 10 वकील खड़े हुए, मैंने कैलकुलेट किया तो उन 10 वकीलों की एक दिन के अपीयरेंस 1.5 करोड़ रुपए थे। मतलब कन्वर्जन की पिटीशन मेरी डिसमिस कराने के लिए उनके पास इतना पैसा है कि 10 वकीलों को खड़ा करते हैं और एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हो। साथियों, मेरा कहना यह है, चूंकि टाइम लिमिट है, दत्ता साहब बार बार घड़ी देख रहे हैं, भारत में कल्चरल वॉर है। इस कल्चरल वॉर को खत्म करने के लिए ये सोचना कि हम गांव गोद ले लेंगे, अच्छा है गांव गोद लेना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिसका काम वो करे ना, जनता सारा काम क्यों करे? अरे हमने विदेशों से लड़ने के लिए आर्मी बनाई है ना, आर्मी अपना काम कर रही है। हमने नया डेवलप करने के लिए, चंद्रयान डेवलप करने के लिए इसरो बना दिया ना, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। कोविड आया, डॉक्टरों ने अपना काम किया, बना दिया, वैक्सीन बना दिया, सब अपना काम कर रहे हैं। और जहां जहां पैसा खर्च हो रहा है वो सब काम हो रहा है, लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता है अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं होता। कानून मुफ्त में बनाया जा सकता है। मैंने फ्रांस का एग्जाम्पल इसलिए दिया, उसके पास वो सब कुछ है जो हम आज बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां आग लगी। चीन में न कोई NGO सड़क पर उतरता है, न रोज वहां ऐसा कुछ होता है। कभी आपने सुना कभी सर्तन से जुदा होता हो, कभी आग लगती हो? क्यों? क्योंकि उसने आचार्य चाणक्य और विदुर जी के रास्ते पे चल के सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया। इसलिए देखिए, चीन में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, न पत्थरबाजी है, न धर्मांतरण है, न घुसपैठ है।